हे गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 80 यहाँ कहूँ सीजन 4 के पार्ट 2 के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन को लेकर। भाई जो लोग कह रहे थे ना कि रंबलिंग कब शुरू होगी रंबलिंग, उनके कलेजे को तो आज ठंडक मिल जाएगी। नो डाउट आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसमें एक दो चीजें थी जो और भी अच्छी हो सकती थी। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके इस तरह सपोर्ट दिखाने से मेरी रात भर जागने की मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए आपका और कीमती समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रीशा और फ्रीडा दोनों ही अपने अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए दौड़ लगा देते हैं। पहले मुझे लगा था कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ। ग्रीशा इस लड़ाई को जल्दी से निपटा देता है। ग्रीशा का अटैक टाइटन फाउंडिंग टाइटन को गिराकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके बाद उसकी बाजू को उखाड़ कर दूर फेंक देता है और फिर वो फाउंडिंग टाइटन की गर्दन को काट कर उखाड़ लेता है और फ्रीडा को खा जाता है। ग्रीशा यहीं पर नहीं रुकता, वो रॉयल ब्लड फैमिली के बच्चों को अपने हाथों से मसल देता है और कुछ को अपने पैरों से, और एक को वो लिटरली अपने हाथों में ऐसे निचोड़ सा देता है। और उसके बाद देखते हैं हम वही सीन जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि ग्रीशा अपने अटैक टाइटन फॉर्म से बाहर आ चुका है और वो जीक के गले लगकर रो रहा है और वो जीक को एरन को रोकने के लिए कहता है। आई होप आपने पिछला एपिसोड देख लिया होगा, इसलिए मैं इस सीन को ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाथ की ओर। जीक और एरन ग्रीशा की मेमोरी से बाहर आ चुके होते हैं और जीक एरन से दूर जाकर गिरता है। एरन जीक को कहता है कि तुमने तो अभी वो वाला हिस्सा नहीं देखा जहाँ पर मैंने हमारे पिता को खाया था। जीक आगे से एरन को कहता है कि क्या वो तुम ही थे जिसने हमारे पिता को रॉयल ब्लड फैमिली और पूरी दुनिया से लड़ने के लिए मजबूर किया? अगर अटैक टाइटन के पास सच में समय के पार जाने की ताकत है तो तुम्हारे लिए ग्रीशा को ऐसी यादें दिखाना तो बहुत ही आसान होगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो और जो अतीत को प्रभावित कर सके। जीक आगे कहता है कि ग्रीशा फाउंडिंग टाइटन को चुराने के वक्त हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने तुम्हारी मेमोरीज को देख लिया था और उसने ये जान लिया था कि अगर वो फाउंडिंग टाइटन को चुरा भी लेता है तो वो उसकी पावर्स को खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने फाउंडिंग टाइटन को चुराया और उसको तुम्हें सौंप दिया क्योंकि उसने भविष्य में अपने से भी आगे की मेमोरी को देखा हुआ था जो उसे तुमने दिखाई थी। एरन जीक को आगे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे अपने पिता की मेमोरीज में ले जाने के लिए। तुम्हारी वजह से जो मैं चाहता था वो अब पूरा हो गया है। ये सुनकर जीक घबरा जाता है और वो एरन को आगे से कहता है कि मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता था, लेकिन तुम्हें मिलेगा, ये मुझे हमारे पिता ने कहा था। एरन उसको आगे से कहता है कि हाँ, ये सब मैं 4 साल पहले ही देख चुका हूँ। मैंने अपना खुद का फ्यूचर अपने पिता की मेमोरीज में देखा था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये वही मूवमेंट होता है जब एरन ने हिस्टोरिया का हाथ पकड़ा था। ये सब सुनकर जीक चिल्लाकर गुस्से से फाउंडर यामीर को कमांड देता है कि वो हर एक सब्जेक्ट ऑफ यामीर से उसके रिप्रोड्यूस की एबिलिटी को छीन ले। रिप्रोड्यूस मतलब आसान शब्दों में कहूँ तो कोई भी सब्जेक्ट ऑफ यामीर अपने वंश को आगे बढ़ाने में सक्षम ना हो। जीक की कमांड सुनकर यामीर उसकी कमांड को मानकर पाथ की ओर बढ़ने लगती है। जीक एरन को आगे कहता है कि ग्रीशा ने मुझे तुमको रोकने के लिए कहा था। जैसा कि तुमने बताया था हमारे पिता को इस बात का पछतावा था। मुझे नहीं पता कि तुमने हमारे पिता की मेमोरीज में खुद का किस तरह का फ्यूचर देखा है, पर इसका मतलब ये नहीं तुमने सब कुछ देख लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम ये नहीं जानते कि तुम यहाँ पर फाउंडिंग टाइटन की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जीक की इन्हीं बातों के दौरान एरन खुद को चेन से छुड़ाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है, जिससे उसके हाथों की चमड़ी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। एरन पूरे गुस्से से और पूरी ताकत से अपने हाथों को जंजीरों में से बाहर निकालने के लिए खींचता है, जिससे उसके दोनों हाथों के अंगूठे और उसके हाथों की चमड़ी उखड़ कर निकल जाती है और एरन के दोनों हाथ जंजीरों से बाहर जाते हैं और वो फाउंडर यामीर की ओर दौड़ लगा देता है। जीक उसको पीछे से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है एरन, अगर फाउंडर यामीर ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। इसके बाद आता है एपिसोड का ओपनिंग सॉन्ग रंबलिंग और हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का नेम फ्रॉम यू 2000 ईयर्स अगो। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है हिस्टोरिया और फ्रीडा का, जहाँ पर फ्रीडा हिस्टोरिया की रीडिंग की तारीफ कर रही होती है। इसी दौरान हिस्टोरिया की नाक बहने लगती है। फ्रीडा उसकी नाक साफ करती है और उसको कहती है कि हिस्टोरिया तुमको ध्यान रखना होगा, तुमको एक महिला की तरह पेश आना होगा। हिस्टोरिया उसको आगे से कहती है कि क्या मतलब एक महिला की तरह पेश आना होगा। फ्रीडा उसको आगे से किताब में एक छोटी लड़की की तरह पेश आने को कहती है। ये लड़की होती है फाउंडर यामीर
और तभी सीन शिफ्ट होता है 2000 साल पहले। हम देखते हैं फाउंडर यामीर की बैक स्टोरी को। हम देखते हैं कि फाउंडर यामीर एक छोटे से गांव में रह रही होती है, जहां पर वो एक बूढ़ी औरत और 2 बच्चों के साथ कुएं में पानी भर रही होती है। और तभी किंग फिट्स के सैनिक उस गांव में आ जाते हैं और पूरे गांव को जला देते हैं और कई लोगों की हत्या भी कर देते हैं और बचे कुछ लोगों को वो अपना गुलाम बना लेते हैं, जिसमें फाउंडर यामीर भी होती है। किंग फिट्स के सैनिक सभी गुलामों की जीभ काट देते हैं और मेरे ख्याल से फाउंडर यामीर की भी। सीन शिफ्ट होता है। फाउंडर यामीर किंग फिट्स की गुलामी कर रही होती है और इसी दौरान वो किंग फिट्स की शादी को भी देख रही होती है, जिसमें किंग फिट्स अपनी बीवी को चूम रहा होता है। इसके अगले सीन में ही किंग फिट्स सभी गुलामों को अपने सामने बुलवा लेता है और वो उनसे कहता है कि तुम में से ही कोई है जिसने सभी पिग्स को आजाद किया है। तुम सब खुद ही बता दो कि वो कौन है, नहीं तो मैं तुम में से हर एक की आंखें निकलवा दूंगा। ये सुनकर सभी गुलाम डर जाते हैं और वो फाउंडर यामीर की ओर इशारा करके उसको राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को जो अपने ही लोगों द्वारा खुद पर किए गए इस व्यवहार से परेशान भी है और दुखी भी। वो राजा के सामने घुटने टेकी बैठी होती है। राजा उसको कहता है, तो वो तुम थी जिसने उन पिग्स को आजाद किया, अच्छी बात है, अब तुम आजाद हो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यामीर जंगल में भाग रही होती है और राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। उसको कई तीर भी लगे होते हैं और तभी उसके पैर पर एक और तीर आकर लगता है और वो गिर जाती है। और वो गिरती भी है जंगल के एक सबसे ऊंचे और अजीबोगरीब पेड़ के सामने, जिस पेड़ की जड़ों के बीच एक गुफा होती है। यामीर राजा के सैनिकों से बचने के लिए उस गुफा में चली जाती है। गुफा में थोड़ी आगे जाने से यामीर का पांव फिसल जाता है और वो फिसलते फिसलते भूमिगत जल की एक बड़ी सी झील में जा गिरती है। यामीर यहाँ पर डूबने लगती है और तभी हम देखते हैं एक अजीब से जीव को जो एक सेंटीपीड की तरह दिखाई देता है। वो नीचे से यामीर की तरफ बढ़ने लगता है और खुद को यामीर की बॉडी के साथ फ्यूज कर लेता है। और तभी हम देखते हैं टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वो बड़ा सा पेड़ गिर जाता है और यामीर पहली बार फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यहीं से फाउंडर यामीर की कहानी तेजी से भागने लगती है। मेरे ख्याल से फाउंडर यामीर की कहानी को थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था और हमें इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा बताना चाहिए था, लेकिन क्या कह सकते हैं, मापा वालों को शायद कुछ नंबर्स ऑफ एपिसोड में ये सीरीज खत्म करनी होगी और क्या। वैसे भी हम AOT फैंस को AOT के तो जितने भी एपिसोड मिल जाए हमारे लिए वो भी कम है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि फाउंडर यामीर किंग फिट्स के आगे घुटनों के बल बैठी हुई है और किंग फिट्स उसको सड़कें बनाने, जंगलों की खेती करने और पहाड़ों में ब्रिज बनाने के लिए शुक्रिया कह रहा होता है। किंग फिट्स उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एल्डियर ट्राइब बहुत तेजी से बढ़ा है, इसके लिए मैं तुमको इनाम देना चाहता हूँ। और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें इनाम में अपना बीज दूंगा। ये साला ठरकी बुड्ढा सीधा कहना कि मैं तेरे से शादी मनाएगा। खैर छोड़ो, बैठ जाओ, आगे बढ़ते हैं। और वो उसको आगे किंग फिट्स के नाम पर मार्लियंस का संहार करने का निर्देश देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यामीर अपनी फाउंडिंग टाइटन की ताकत से मारले वालों की वाड़ लगा देती है और वो एल्डिया साम्राज्य को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाती है। वो किंग फिट्स की कई जंगें जीतने में भी मदद करती है। इसी दौरान यामीर किंग फिट्स की 3 बेटियों को भी जन्म देती है, जो है वोल कहाँ से आ गई भाई, अभी वोल नहीं बनी, जो है रोज, मारिया और सीना। इनके नाम से आगे जाकर वोल का नाम पड़ा। हम देखते हैं कि एल्डिया अब एक ट्राइब से एक बड़ा साम्राज्य बन चुका है। अगले सीन में किंग फिट्स अपने सभी सैनिकों के सामने अपने सिंहासन पर बैठा होता है। उसके पीछे फाउंडर यामीर और उसकी 3 बेटियां भी होती हैं। किंग फिट्स अपने सैनिकों को युद्ध का निर्देश दे रहा होता है और तभी एक सैनिक जमीन में से बाला उठाकर किंग फिट्स की तरफ फेंक देता है और उसको शासन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यामीर किंग फिट्स के सामने आ जाती है और उसको बचा लेती है और वो खुद जमीन पर गिर जाती है। किंग फिट्स अपने सामने पड़ी यामीर को देख रहा होता है और वो उसको कहता है कि ये क्या कर रही हो, उठ जाओ, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक बाले से तुम नहीं मर सकती, मेरी गुलाम यामीर। साला ये बुड्ढा ना सच में बड़ा घटिया किस्म का आदमी है, सच कह रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है इस पर। लेकिन यामीर इस बार नहीं उठती, वो मर जाती है और वो मर के पहुंच जाती है पास में। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सीन में हम देखते हैं कि फाउंडर यामीर की बॉडी के टुकड़े किए जा रहे हैं और किंग फिट्स अपनी 3 बेटियों को अपनी माँ की लाश खाने के लिए कह रहा होता है। वो अपनी बेटियों को कहता है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर यामीर की पावर
को इनहेरिट करना होगा और वो अपनी तीनों बेटियों को यमीर की बॉडी का हर एक हिस्सा जबरदस्ती खिलाता है। यमीर की तीनों बेटियां जब उसके बॉडी पार्ट्स को खा लेती हैं तो हम देखते हैं कि यमीर पास में 3 नई शाखाओं को बनते हुए देखती है और यमीर की तीनों बेटियां बनती हैं सबसे पहली सब्जेक्ट ऑफ यमीर। किंग फिट्स आगे अपनी बेटियों को कहता है कि तुम तीनों अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो और अपनी तादाद बढ़ाओ। यमीर के वंश का नाश नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बेटियां मरें तो मेरे नाती पोते उनको खाएं और अगर मेरे नाती पोते मरते हैं तो उनके बच्चे उनको खाएं और अगर वो मरते हैं तो आगे उनके बच्चे उनको खाएं। यमीर की पावर एल्डियन के हाथों से नहीं जानी चाहिए, जिससे मेरे मरने के बाद भी मेरे एल्डियन इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज करें और मेरे टाइटन अनंत काल तक इस पूरी दुनिया पर राज करें। किंग फिट्स की इन बातों के दौरान हम देखते हैं कि पाथ में जब जब एल्डियंस की तादाद बढ़ती जाती है, पाथ की शाखाएं भी बढ़ती जाती है और हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को, फाउंडर यमीर को, जो अनंत काल के लिए एक बाल्टी से टाइटन्स की बॉडी को बस बनाती रहती है और बस बनाती ही चली जाती है। बेचारी मरने से पहले भी गुलाम थी और मरने के बाद भी गुलाम ही रही। और तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में हाँ, पाथ में जब एरन ने यमीर को पीछे से पकड़ लिया तो प्रेजेंट ही हो ना, अभी वो बाहर नहीं ना निकले पाथ से। हाँ, तो एरन यमीर को पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है कि अब ये सब खत्म होना चाहिए, मैं इस दुनिया का अंत कर दूंगा, मुझे अपनी ताकत दो। एरन आगे यमीर को कहता है कि तुम गुलाम नहीं हो, ना तुम कोई भगवान हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम्हें किसी की आज्ञा की पालना करने की जरूरत नहीं है, तुम डिसाइड करो, तुम चुनो कि क्या तुम्हें पाथ में हमेशा के लिए यहीं पर रहना है या तुम्हें ये सब कुछ खत्म करना है। और पीछे से जीग ये सब देख रहा होता है और वो एरन को रुकने के लिए कहता है और वो एरन की तरफ दौड़ लगा देता है और वो भागते हुए यमीर को कमांड देता है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। एरन यमीर को कहता है कि जो मुझे यहाँ पर लाया वो तुम ही थी ना, तुम मेरा इंतजार कर रही थी, है ना। और इस दौरान जीग पीछे से भागता हुआ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं रॉयल ब्लड हूँ, मेरी कमांड मानो, मेरी कमांड को अभी पूरा करो। एरन यमीर को आगे कहता है कि 2000 साल के लिए इंतजार करना और वो भी मेरा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फाउंडर यमीर के फेस की ओर और हम फाउंडर यमीर की आंखों को पहली बार देखते हैं। एरन की इन बातों को सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं और वो गुस्से और दर्द से रोने लगती है। उसके बाद वो होता है जिसका हम सबको इंतजार था, वही सेंटीपीड नुमा जीव जो 2000 साल पहले यमीर की बॉडी से फ्यूज हुआ था, वो एरन के शीट से निकलकर एरन के सर के साथ जुड़ जाता है और हम देखते हैं कि एरन की बेजान आंखें मूव करना शुरू हो जाती हैं और तभी गिरती है टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन वाली बिजली। और ये कोई आम टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। हम देखते हैं कि दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं और सभी वोल्ट क्लोसल टाइटन दीवारों से निकलना शुरू हो जाते हैं। सभी हैरानी से दीवारों को टूटते हुए देख रहे होते हैं और पूरे पैराडाइज आइलैंड की दीवारें टूटना शुरू हो जाती हैं और सभी से वॉल क्लोसल टाइटन निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैराडाइज आइलैंड की दीवारों में कितने क्लोसल टाइटन हैं तो मैंने उसकी सटीक संख्या निकाली हुई है और उसकी एक वीडियो भी बनाई है। ऊपर आई बटन में वो लिंक फ्लैश हो रहा होगा, अगर आप वो देखना चाहें तो वो उसको देख सकते हैं। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि एरन का फाउंडिंग टाइटन का ट्रांसफॉर्मेशन। रंबलिंग वालों खुश हो जाओ, जो रोज कह रहे थे ना रंबलिंग कब होगी, सपना पूरा हो गया तुम्हारा भाई। एरन दहाड़ते हुए फाउंडिंग टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दूसरी तरफ राइनर गाबी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है मिकासा और आर्मिन की ओर। वो एरन के फाउंडिंग टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। मिकासा आर्मिन को कहती भी है, ये इतनी बड़ी चीज आखिर ये क्या है। ऐसा लगता है कि ये वहां से आई है जहां पर एरन खड़ा था। आर्मिन उसको आगे कहता है कि एरन ने कर दिखाया, लेकिन मिकासा आर्मिन को कहती है कि मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही, क्योंकि चारों तरफ बस क्लोसल टाइटन चल रहे होते हैं और इस रंबलिंग से इतना शोर होता है कि वो एक दूसरे की बातों को असल में सुन ही नहीं पा रहे होते। आर्मिन उसको चिल्लाकर कहता है कि हम जीत गए, एरन हमारी तरफ है, एरन ने ही ये रंबलिंग शुरू की है, उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर को कंट्रोल कर लिया है, उसने मार्लियंस को रोकने के लिए रंबलिंग को स्टार्ट कर दिया है और वो हमारा साथी है। इस दौरान हम येलिना को भी देखते हैं जो रंबलिंग को देख रही होती है और उधर दूसरी तरफ आर्मिन का किसी अजीब चीज की तरफ ध्यान जाता है। वो मिकासा को कहता है कि कुछ गड़बड़ है। आर्मिन आगे कहता है कि वॉलमारिया भी टूट चुकी है और उसमें से भी क्लोसल टाइटन बाहर निकल चुके हैं। हमें एलाइड फोर्स से लड़ने के लिए इतने सारे क्लोसल टाइटन्स की तो जरूरत ही नहीं है। सिंगा
शिगाशिना डिस्ट्रिक्ट की बाहरी दीवार के ही कोलोसल टाइटन इसके लिए काफी हैं। वो इन दीवारों के कोलोसल टाइटन का उपयोग हमला करने के लिए क्यों करेगा जो हमारी रक्षा के लिए है, वो भी सिर्फ हिमालयंस और एलाइड फोर्स को रोकने के लिए। अगर ऐसा है तो हमें इतने सारे कोलोसल टाइटन की तो जरूरत ही नहीं है। आर्मिन की बात पूरी होती तभी एरन की आवाज आती है। एरन कहता है कि सभी सब्जेक्ट ऑफ यामीर। ये सुनकर मिकासा और आर्मिन चौंक जाते हैं। मिकासा आर्मिन को कहती है कि मैंने अभी एरन की आवाज़ सुनी, और फिर से एरन की आवाज़ आती है कि मेरा नाम है एरन येगर। हम देखते हैं कि सभी एलियंस एरन की आवाज़ सुन रहे होते हैं क्योंकि सभी एलियंस पास से कनेक्टेड होते हैं। एरन सभी एलियंस को कहता है कि मैं फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज़ करके आप सभी सब्जेक्ट ऑफ यामीर से बात कर रहा हूँ। एरन उनको आगे कहता है कि मैंने पैराडाइज आइलैंड की सभी दीवारों को तोड़कर सभी टाइटन्स को आज़ाद कर दिया है और उनके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पैराडाइज के लोगों को बचाना, वो जगह जहाँ पर मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ। हालांकि पूरी दुनिया के लोगों ने पैराडाइज के लोगों का विनाश करना चाहा, ना ही सिर्फ पैराडाइज आइलैंड के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के सब्जेक्ट्स ऑफ यामीर को भी खत्म करना चाहा। एरन आगे कहता है कि मैं इसका विरोध करता हूँ, और हमें दिखाया जाता है एरन के फाउंडिंग टाइटन का फेस। वैसे यार मांगा में ना एरन का ये फेस ज्यादा अच्छा दिखाया गया था, काश मापा वाले वही उठा लेते, वही अच्छा होता। मेरे ख्याल से आगे के एपिसोड में इसको अच्छे से दिखाएंगे। खैर छोड़ो, एरन आगे कहता है कि वॉल टाइटन इस आइलैंड के बाहर की सारी दुनिया को अपने पैरों तले रौंद डालेंगे जब तक कि पैराडाइज आइलैंड के बाहर के सभी जीव इस दुनिया से विलुप्त ना हो जाएं। इसी तरह मैंने अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पिछले एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप साइड में आ रहे उन वीडियोस पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और इसको लाइक भी कर देना। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।